लाइव नहीं किए हैं जी, अभी नहीं कीजिएगा। ऐसे में पहले कोई आने आने नहीं लगेगा, कहेगा पहले आते हैं पूछता है मास्टर। क्लास लाइव कीजिए जी। बैठिए हीरो सब, जल्दी जल्दी बैठिए, आगे भी भेजिए ना, आगे यहाँ पे जगह है। आ जाइए, एकदम सबसे आगे में बैठाते हैं अपने नजदीक। लाइव हो गया, आइए आइए। किताब और हो आपका, आइए आइए, बैठिए, उधर 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 जाइए, बैठिए। अरे बैठने दीजिए ना, बैठाइए बैठाइए, हो बैठाइए बैठाइए। नहीं हुआ है लाइव, कहा है? जल्दी कीजिए, अब लेट हो रहा है। लाइव हुआ जी? हाय, अरे बोलिए ना जी। हो गया? वहां से हो गया? विकास कुमार पांडे, धीरज कुमार चौरसिया, नीतीश कुमार, हरेंद्र कुमार, सबको गुड इवनिंग। और सब मजा में है सब लोग?
क्लास लाइव हो चुका है, हो चुका है ना? हाँ, वही तो हो चुका है। हाँ, आपको कुछ नहीं पता चलता है वो। चलिए, देखते रहना, ठीक है? देखते रहना। तुम्हारे मोबाइल में नहीं लाइव हुआ है? मेरा मोबाइल लेकर के देखो। मोड़ी काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। जहां तक मौर्य काल की बात है, तो मौर्य काल में जो है आपको मौर्यकालीन शासकों के विषय में, मौर्यकालीन शासकों के विषय में हम आपको अवगत करवा चुके हैं। मौर्य शासक के विषय में हम आपको अवगत करवा चुके हैं। मौर्य शासक में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन शासकों से आप अवगत हो चुके हैं। मतलब मौर्यों के राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोगों को जो बात जानना है, मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यों के सामाजिक व्यवस्था और मौर्यों के आर्थिक व्यवस्था और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। कोई भी देखिए, इतिहास में जब हम किसी भी राजवंश के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पर राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन चीजों के विषय में ही मुख्य तौर पर हमें पढ़ना होता है। तो मौर्यों के राजनीतिक जीवन के विषय में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़े हैं। अभी हम लोगों को प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन चीजों के विषय में जो है पढ़ना है। ठीक है? तो अब आइए, सुनिए, समझिए। मौर्यों के प्रशासनिक जीवन, अब हम लोगों को जो देखना है, गौर फरमाइएगा यहां पर। प्रशासनिक जीवन और लयबद्ध तरीका से हम आपको बताएंगे। आप अपना पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर पे रखिएगा और देखिएगा, ये सब बड़ी आसान हो जाएगा। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनिएगा ना तो बड़ी आसान हो जाएगा। और लेक्चर अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब बड़ी टफ हो जाता है। तो इसलिए लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। बैठाइए, हुई देवी जी को बैठाइए जल्दी। प्रशासनिक के बाद सामाजिक, सामाजिक के बाद आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक के बाद धार्मिक और धार्मिक के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। पतन, इन्हीं बिंदुओं पर आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इन्हीं बिंदुओं पर आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, पूरा कंसंट्रेशन अपना बोर्ड पे रखना है, नहीं तो फिर डब्बा गुल हो जाएगा आपका अंतिम में, नीलवटे सन्नाटा।
ठीक है, अब रोना होना ना है। रो काहे रहे हैं आप? है उधर आप ही को बोल रहे हैं, क्या हुआ है आपको? चलिए देखिए, जैसे आज के समय में जो अपना देश भारत है, भारत में बेहतर ढंग से शासन प्रशासन चलाई जा सके, इसको लेकर भारत को कई प्रांतों में यानी कई राज्यों में बांटा गया है। राज्यों को कई जिला में बांटा गया है, जिला को कई प्रखंड में बांटा गया है, प्रखंड को कई पंचायत में बांटा गया है, पंचायत को कई ग्राम में बांटा गया है, ग्राम को कई टोला मोहल्ला में बांटा गया है, और टोला मोहल्ला में परिवार। हां या ना? हां ना? उसी प्रकार से मौर्य काल में जो मौर्य समाज था, बड़ी व्यापक और विस्तृत साम्राज्य था, बड़ी व्यापक और विस्तृत साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यों का शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, इतना बड़ा साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है प्रांतों की संख्या 4 हुआ करती थी। देखिए, अभी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था, और प्रशासनिक व्यवस्था में देखिए शासन प्रशासन जो चलाया जाता है, शासन प्रशासन, जैसे हमारे मोदी जी शासन प्रशासन चला रहे हैं, तो जैसे हमारे मोदी जी जो शासन प्रशासन चला रहे हैं, सीबीआई, ईडी, आईबी, रॉ, विभिन्न पदाधिकारी, अपना मंत्री परिषद, इनके सहयोग से, इनके माध्यम से हमारे मोदी जी शासन प्रशासन चलाने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से मौर्य काल में गुप्तचर हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे, विभिन्न पदाधिकारी हुआ करते थे, विभिन्न विभाग हुआ करता था। उस माध्यम से, उसके सहयोग से शासन प्रशासन चलाया जाता था, शासन प्रशासन चलाया जाता था। तो उन्हीं सब चीजों के विषय में यहां पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अब शासन प्रशासन चलाने के लिए तो भारत को राज्य में, राज्य को जिला में बांटा गया है, तो इन सभी चीजों को देखना है। तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि प्रशासन चलाने को लेकर ही एक विशाल मौर्य साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आप चंद्रगुप्त मौर्य से अवगत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 हुआ करती थी। प्रांतों की संख्या यानी राज्य की संख्या जो है 4 हुआ करती थी। प्रांत यानी राज्य, राज्य की संख्या 4 हुआ करती थी। और उस समय प्रांत को चक्र कहा जाता था। प्रांत की अगर हम बात करें तो उस समय जो है प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र, चक्र कहा जाता था। और प्रांतों में शासन कौन देखा करता था? तो प्रांतों में राजकुमार, राजा के जो संतान होते थे, जिन्हें आर्यपुत्र भी कहा जाता था, प्रांतों में राजकुमार यानी आर्यपुत्र शासन प्रशासन देखने का जो है काम किया करते थे। जहां चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 हुआ करती थी, वहीं अशोक के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर के 5 हो गई। अशोक के समय जो है प्रांतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 5।
अशोक के समय जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, पूरे साम्राज्य को जो 5 प्रांत में बांटा गया था, वे 5 प्रांत, एक आपको उत्तरापथ, एक प्रांत हुआ करता था, उसे उत्तरापथ कहा गया। और उत्तरापथ की राजधानी जो है आपको तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। फिर आपको एक दक्षिणापथ हुआ करता था, और जो दक्षिणापथ हुआ करता था इसकी राजधानी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी हुआ करती थी। फिर एक आपको मध्य प्रांत हुआ करता था, एक जो है आपको मध्य प्रांत हुआ करता था, और जो मध्य प्रांत हुआ करता था, मध्य प्रांत की राजधानी आपको पाटलिपुत्रा, मध्य प्रांत की राजधानी कहां, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। एक आपको अवंती, सॉरी, एक आपको कलिंग हुआ करता था, कलिंग हुआ करता था, कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली। और एक आपको अवंती हुआ करता था, एक आपको अवंती हुआ करता था, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। अशोक के साम्राज्य में उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में जो साम्राज्य था उसे उत्तरापथ कहा गया, दक्षिणी भाग में जो साम्राज्य था दक्षिणापथ कहा गया, मध्य में जो था मध्य प्रांत कहा गया, और एक कलिंग और एक अवंती। यही टोटल 5 प्रांत अशोक के समय हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो 4 प्रांत था, 5 प्रांत नहीं था। कलिंग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था। अगर हम कलिंग की बात करें तो जो कलिंग है, कलिंग चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था। कलिंग के अलावे अन्य सभी प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। वही अशोक ने कलिंग को जीतकर जब मिलाया तो प्रांतों की संख्या जो है आपको कितनी हो गई, 5 हो। इन प्रांतों में विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से मौर्य वंशी शासक शासन चलाने का काम किए। और इन प्रांतों में जो शासन चलाया गया है वो अलग अलग पदाधिकारियों के माध्यम से चलाया गया है। और मौर्यकालीन शासन प्रशासन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बड़े पदाधिकारी के लिए तीर्थ शब्द आया है, तीर्थ, बड़े पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी के लिए जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ शब्द आया है, तीर्थ। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थों की संख्या, तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है, 18। मतलब कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में यह कहते हैं कि मौर्य काल में 18 बड़े पदाधिकारी थे, और उन 18 बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से ही मौर्य काल में शासन प्रशासन चलाए जाते थे। जिन 18 बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से मौर्य काल में शासन प्रशासन चलाया जाता था, उन्हें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा है। अब 18 में से मैक्सिमम तीर्थ आपके नोट में लिख दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे उसमें से 7 से 8 तीर्थ के विषय में आपको याद रखना है। हम आपको बताने जा रहे हैं, आप जब स्वयं जानिएगा। और अगर आप क्वेश्चन बैंक कभी जीवन में देखे होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यही जो है आपको याद रखना है। अब 18 में 18 याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है याद रखना आपके लिए आवश्यक है। 18 तीर्थों में एक आपको पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग,
धर्म एवं दान विभाग के अध्यक्ष को पुरोहित कहा जाता था। धर्म एवं दान विभाग के अध्यक्ष को पुरोहित कहा जाता था। फिर आपको दूसरा प्रशास्ता, दूसरा कौन था आपको? प्रशास्ता। प्रशास्ता, जो भी भाई जी लोग, दीदी जी लोग सो रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान से बोर्ड पर सुनिए। उधर लोग सो रहे थे, इधर इधर उधर कर रहे थे, तो ना आप सोइए ना इधर उधर कीजिए, बोर्ड पर कंसंट्रेट होकर के सुनिए। दूसरा प्रशास्ता। प्रशास्ता की अगर हम बात करें तो राजकीय आज्ञा, यानी राजा के आदेश, राजकीय आज्ञा, राजकीय आज्ञा, राज्य के भीतर आज्ञा कौन दे सकता है? राजा दे सकता है। तो राजकीय आज्ञा या राजा के आदेशों को जिन पदाधिकारियों के द्वारा लिखा जाता था उन्हें प्रशास्ता कहा गया। राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला पदाधिकारी, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला पदाधिकारी, लिखने वाला पदाधिकारी जो है आपको प्रशास्ता कहलाया। क्या कहलाया? प्रशास्ता। फिर आपको एक युवराज है, राजा के जो पुत्र होते थे उसी को युवराज कहा जाता था। तो ये याद रखना कोई जरूरी नहीं है, राजा के पुत्र को युवराज कहा जाता था, ये याद रखना एकदम से जरूरी नहीं। इसके बाद आपको एक होता था समाहर्ता। समाहर्ता, समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी मतलब जो टैक्स सबका कलेक्शन करने वाला अधिकारी होता था, जो टैक्स सबका, कर सबका कलेक्शन करने वाला अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी, उसी को समाहर्ता कहा जाता था। राजस्व अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। फिर आपको एक सन्निधाता हुआ करता था, एक सन्निधाता हुआ करता था। अगर हम सन्निधाता की बात करें, सन्निधाता की हम बात करें तो जो राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था, राजकीय कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष का मतलब राज्य का जो अपना राजकोष था, मतलब जहां पर पैसा जमा होता था, जैसे आज के संदर्भ में भारत की संचित निधि, सारा का सारा पैसा भारत की संचित निधि में जमा होता है, उसी प्रकार से उस समय मौर्यकालीन राजाओं का जो अपना राजकोष था, जहां पर मौर्यकालीन राजा टैक्स वसूल करके जमा करते थे, राजकीय कोष, उसी के अध्यक्ष को राजकीय कोषाध्यक्ष कहा गया। और राजकीय कोषाध्यक्ष सन्निधाता कहलाता था। क्या कहलाता था? सन्निधाता। और जैसे आज के डेट में भारत के भीतर 3 प्रकार के न्यायालय मिलेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक अधीनस्थ न्यायालय। और हर न्यायालय में जो मामले होते हैं 2 ही प्रकार के मामले होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। एक दीवानी और एक फौजदारी, सब चीज धीरे धीरे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो एक न्यायाधीश प्रदेष्टा होता था और एक न्यायाधीश जो है व्यवहारिक होता था। ये दोनों न्यायाधीश हुआ करते थे। तो एक अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें प्रदेष्टा कहा जाता था, उन्हें जो है आपको प्रदेष्टा कहा जाता था, प्रदेष्टा कहा जाता था। और एक न्यायाधीश होते थे, उन्हें व्यवहारिक कहा जाता था, व्यवहारिक कहा जाता था। तो यहां पर प्रदेष्टा, जो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे, फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। वहीं जो दीवानी न्यायालय होता था, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। इसके बाद एक पदाधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था सेना नायक या नायक।
सेनापति को नायक या सेना नायक कहा जाता था, यह भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा। फिर इसके बाद एक मंत्री परिषद हुआ करता था, मंत्रियों के अध्यक्ष को मंत्री परिषद कहा जाता था, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। इसके बाद एक कर्मांतिक हुआ करता था, एक कर्मांतिक हुआ करता था, कर्मांतिक। जो कर्मांतिक हुआ करता था, उद्योग और कारखाना के जो प्रधान होते थे उसी को कर्मांतिक कहा जाता था। मौर्य काल के अंतर्गत उद्योग और कारखाना, उद्योग और कारखाना के जो अध्यक्ष होते थे उसको कर्मांतिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कर्मांतिक। इसके बाद एक आटविक होता था, आटविक होता था। वन या जंगल विभाग के प्रधान को, वन या जंगल विभाग के प्रधान को आटविक कहा जाता था। वन या जंगल विभाग के प्रधान को आटविक कहा जाता था। मेरे ख्याल से आप 18 याद नहीं रखे, लेकिन एक अनुमान के आधार पर, ऐसे तो सिलेबस में 18 है तो 18 के 18 हमको याद रखना चाहिए, लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन बैंक सब देखते रहते हैं तो अनुभव हो गया है, और पिछले 5 साल से लगभग पढ़ा रहे हैं तो अनुभव हो गया है कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, कितना याद रखना है, कितना याद नहीं रखना है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, डाटा का कोई कमी नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव डाटा, सिलेक्टेड डाटा आपको याद रखना है, सिलेक्टेड डाटा आपको याद रखना है। ज्यादा डाटा के चक्कर में फिर दिक्कत हो जाएगा, भारी दिक्कत हो जाएगा। 18 में से ये 8 तीर्थ, 18 में से जो है ये 8 तीर्थ को आपको याद रखना है। 18 में से ये 8 तीर्थ निश्चित तौर पर याद रखेंगे, और नोट में ये 8 तीर्थ को आप एकदम हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार लेंगे, कुछ ना कुछ संकेत दे देंगे ताकि आपको पता चल सके जो है इन चीजों को हमें याद रखना है। ठीक है। इन 18 तीर्थों के अलावे अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों की चर्चा है। इन 18 तीर्थों के अलावे जो है अर्थशास्त्र में टोटल 26 अध्यक्षों की चर्चा है। इन 18 तीर्थों के द्वारा तो शासन प्रशासन चलाए ही जाते थे, उसके अलावा जो 26 अध्यक्ष है, 26 अध्यक्ष में नोट में हम गिना चुना अध्यक्ष ही दिए हैं। नोट में जितना भी अध्यक्ष है सबको याद रखना है, क्योंकि 26 अध्यक्ष में गिन चुन करके महत्वपूर्ण अध्यक्ष छांट करके हम आपको नोट में दे दिए हैं। तो अब शासन प्रशासन में जो 26 अध्यक्ष मदद किया करते थे उसमें एक आपको पोतवाध्यक्ष है, पोतवाध्यक्ष है। मापतौल विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, मापतौल, मापतौल विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें पोतवाध्यक्ष कहा गया। मापतौल विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें पोतवाध्यक्ष कहा गया। दूसरा पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष वाणिज्य या व्यापार, वाणिज्य या व्यापार विभाग के प्रधान को पन्याध्यक्ष कहा गया, सॉरी पन्याध्यक्ष कहा गया। फिर आपको सुनाध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बूचर खाने के प्रधान को, बूचर खाना समझते हैं क्या होता है? जहां पर जानवर को काटा जाता है, हाँ, जहां पर जानवर को काटा जाता है उसी को बूचर खाना कहा जाता है। बूचर खाने के अध्यक्ष को सुनाध्यक्ष कहा जाता था। और इसके बाद अगला होता था सूराध्यक्ष। शराब और मदिरा, शराब विभाग के अध्यक्ष को सूराध्यक्ष कहा जाता था। फिर आपको एक होता था शीताध्यक्ष। राजकीय भूमि या सरकारी भूमि, सरकारी भूमि के संरक्षण करने वाले अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था।
फिर आपको एक होता था ललिताध्यक्ष, सॉरी लक्षणाध्यक्ष, सॉरी लक्षणाध्यक्ष। टकसाल विभाग के प्रधान को, टकसाल जहां पर रुपया सिक्का ढाला जाता था उसी को टकसाल कहा जाता था, जहां पर रुपया सिक्का ढाला जाता था उसी को टकसाल कहा जाता था, और टकसाल विभाग के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। फिर आपको एक होता था बबीताध्यक्ष, बबीताध्यक्ष। चारागाह, चारागाह भूमि के प्रधान को बबीताध्यक्ष कहा जाता था, चारागाह भूमि के प्रधान को बबीताध्यक्ष कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण कुछ अध्यक्ष हैं, 26 अध्यक्षों में से ये जो 6-7 हमने आपको बताया है ये महत्वपूर्ण है। कौन किस विभाग के प्रधान थे इसको याद रखना आपके लिए आवश्यक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य में राज्यपाल, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों के माध्यम से शासन प्रशासन चलाते हैं। उसी प्रकार से मौर्यकालीन जो शासक हुआ करते थे, मौर्यकालीन शासक जो है इन पदाधिकारी, इन अध्यक्षों और इन तीर्थों के माध्यम से जो है अपने शासन काल में शासन प्रशासन चलाने का काम किया करते थे, या यूं कहे कि अपने शासन काल में शासन प्रशासन चलाते थे, शासन प्रशासन चलाते थे। अब जैसे मोदी जी को शासन प्रशासन चलाने के लिए सेना की जरूरत है, तो मौर्य शासकों को भी शासन प्रशासन चलाने के लिए सेना की जरूरत थी, और मौर्यों के पास सेना थी भी। मौर्यों के पास बहुत बड़ी सेना थी, मौर्यों के पास जो है बहुत बड़ी सेना थी। सेना के विषय में आगे यहां पर चर्चा करेंगे। फिर जो है आपको गुप्तचर, जैसे आज के डेट में भारत सरकार गुप्तचर है क्या, कब बंद हुआ? अभी तुरंत? तो तभी सुबह में बंद हुआ था तो ठीक उक नहीं करवाए, तो यहां पर क्लास खत्म हुआ आप भी चले गए कि रह करके ठीक करवाते हैं। अरे बात हो रहा है, सिर्फ बात होने से क्या होगा, अजीब हाल है यार। तुम काट तो नहीं देता है जानबूझ करके?